जय हिंद साथियों। आज जो करने वाले हम लोग आर्मी अग्निवीर का पेपर करने वाले हैं, जिसमें कि टोटल आज जो रहेगा 35 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और ये आज जो है आपका दूसरा पेपर मिलने वाला है आपको अग्निवीर पेपर का। इससे पहले मैंने एक पेपर मैंने करा दिया है, आज दूसरा पेपर है, उसके बाद तीसरा चौथा सीरीज में ये आते रहेगा ये। ठीक है, और ये जो रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो इस चीज़ को आप जहाँ से भी है आप देख के समझ सकते हैं। कभी कभी लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता था, लैंग्वेज प्रॉब्लम भी खत्म हो चुका है। और आप अगर अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो आप वन प्लस डिफेंस एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ में क्लर्क के लिए वीडियो कोर्स और ई बुक अवेलेबल है, तो आप मुझे इन नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कोर्स के लिए या फिर ई बुक के लिए। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो आपके सामने में है कि आयन ए अकबरी और अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। ये कौन से भाषा में किया गया था? क्या फारसी में, अरबी में, उर्दू में या तुर्की में? तो देखिए यहाँ पर चार लैंग्वेज यहाँ पर दिया गया है, तो कौन से लैंग्वेज में आयन ए अकबरी और अकबरनामा जो कि अबुल फजल के द्वारा रचना किया गया था, कौन सी भाषा में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, जो कि फारसी लैंग्वेज में है। कौन सी लैंग्वेज में है? तो फारसी लैंग्वेज में है। देखिए आपके सामने में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन ये भी हो जाता है कि अबुल फजल के द्वारा रचना जो की गई जो है पुस्तक, क्या उसका नाम क्या है? तो आपका कभी कभी आप क्वेश्चन आपके आंसर में ये भी आ सकता है, आयन अकबरी और अकबरनामा भी आपको याद रखना है कि अबुल फजल के द्वारा ये रचना की गई ये पुस्तक है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? देखिए प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के बारे में आप जरूर डेट याद रख लीजिएगा, कितने कितने वर्षों तो चला। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष में शुरू हुआ था, तो आपके सामने में चार ऑप्शन है, बहुत ही सिमिलर है। इस चीज़ को आप पता भी रहेगा तो आंसर बहुत ध्यानपूर्वक करिएगा। तो यहाँ पर जो आपके सामने में चार ऑप्शन है, इसमें आपका जो आंसर हो जाता है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, जो कि 1914 में विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत कब हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वार तो 1914 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने में, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और मेरे आंसर करने से पहले ही आप लोग आंसर कीजिएगा। और क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को अभी एक बार लाइक कर दो, और पहली बार हो तो पहली बार तो सब्सक्राइब भी आप जरूर इसे करना। ठीक है, क्योंकि आपके लिए, अग्निवीर के लिए ए टू जेड जो भी है सभी का सॉल्यूशन आपको यहीं मिल जाएगा, आपको कहीं से आने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी क्लास यहाँ कराया जा रहा है, जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और जो क्वेश्चन आए हैं आने वाले हैं वही क्वेश्चन कराया जा रहा है, बस अग्निवीर के लिए कराया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अबू धाबी का राजधानी शहर, यानी कि अबू धाबी जो है कौन से शहर, कौन से देश का ये राजधानी अबू धाबी है? तो यहाँ पर चार देश दिया गया, यहाँ पर चार कंट्री दिया गया है। पहला जो है यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया और इटली दिया गया है। तो जो आपका आंसर है वह चुन सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि संयुक्त अरब अमीरात का जो राजधानी है ये है अबू धाबी है। तो कभी कभी आपको यूएई देखने के लिए मिल जाएगा, आपको कभी कभी हिंदी में मिल जाएगा, आपको यूएई मिल जाएगा आपको। तो याद रखिएगा कि ये है संयुक्त अरब अमीरात है। आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि दुर्गापुर इस्पात प्लांट कहाँ पर है? देखिए दुर्गापुर इस्पात प्लांट कहाँ पर है, कौन से राज्य में है यहाँ पर है? तो आप देख लीजिए यहाँ पर और गलती मत करिएगा। क्या ये झारखंड में है, पश्चिम बंगाल में है, बिहार में है या उड़ीसा में है? तो यानी कि आपका आंसर जो यहाँ आना चाहिए, बहुत से बच्चों का सही से आना चाहिए। इसका आंसर मैच कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी है, जो कि पश्चिम बंगाल है। इसका करेक्ट आंसर कि पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर इस्पात प्लांट स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, तो आपको इसमें आपको ये भी याद रखना है कि वेस्ट बंगाल का सीएम है। कभी कभी देखिए क्वेश्चन आपको ऐसा भी आ जाएगा कि दुर्गापुर इस्पात प्लांट पश्चिम बंगाल में है, तो अभी इसका करंट सीएम कौन है, करंट मुख्यमंत्री कौन है? तो आप मुझे कमेंट करके अभी बता देना कि वेस्ट बंगाल का सीएम अभी कौन है। अगर नहीं पता होगा तो आप गूगल सर्च भी करके आप मुझे कमेंट जरूर करना, तो आप कभी भूलोगे नहीं इस चीज़ को। तो करंट अफेयर का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ये भी याद रखिएगा। यानी कि पश्चिम बंगाल का जो मुख्यमंत्री है उसका नाम कमेंट करना आपको। ठीक है,
चलिए आगे आ जाइए। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? देखिए नदी के किनारे बसे हुए शहर का एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। इसमें से कम 20 और से 20 से 22 क्वेश्चन ऐसे हैं, ऐसे पॉइंट इसमें हैं जो आपको याद रहना ही चाहिए। वैसे शहर के नाम तो बहुत सारे हैं जो नदी के किनारे बसा हुआ है, लेकिन इसमें से 20 से 22 ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में उसी में से आ जाता है। तो यहाँ पर हैदराबाद जो है कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, इसको आपको आंसर करना है। तो क्या ये हुगली नदी, मूसी नदी, गोदावरी और या फिर इनमें तीनों में से कोई नहीं है? तो आप ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं आप चुन सकते हैं। तो यहाँ ने कि यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी मूसी नदी है। ठीक है, अब यहाँ पर है देखिए, यानी कि आप हुगली है और गोदावरी है, तो ये भी आप देख लीजिए। अब दोनों में से मैं एक का मैं बता देता हूँ और अपना आंसर करिएगा। देखिए हुगली जो है ये कहाँ पर है? तो ये वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल यानी कि कोलकाता, कोलकाता के जो है कौन से है हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है ये। ठीक है, तो और यहाँ पर एक और है जो आपका दिया गया है गोदावरी। तो गोदावरी कहाँ पर है? देख गोदावरी जो है ये बचा हुआ है नासिक, याद रखिए लीजिएगा आप, क्या है? नासिक। ये तो आपको हाँ पता चल गया, हैदराबाद यहाँ पर चल गया आपको, जो क्वेश्चन ही है आपका, और ये है आपका कोलकाता, ये आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन जो है सेविंग आईना, ये कौन से प्रकार का ये है? ये सेविंग आईना जो होता है क्या उत्तल होता है, अवतल होता है, या सामान्य होता है, या परभौलिक होता है? क्या होता है? यानी कि सेविंग आईना जो होता है ये एक अवतल होता है। कौन सा होता है? ये अवतल होता है। तो अवतल जरूर उसको याद रखिएगा आप लोग। आगे आ जाइए। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो कहाँ पाया जाता है, कौन सा होता है, उसका नाम क्या है? देखिए यहाँ पर पहला है श्रोणि, जांग की हड्डी और पिंडली की हड्डी और प्रगंडिका। देखिए ये सभी क्वेश्चन आपको, ये ऐसा क्वेश्चन आपको याद होना ही चाहिए। ये आपका क्वेश्चन कई बार एग्जाम में अलग अलग तरह से पूछ लिया गया है, ये ऑप्शन कई बार चेंज भी किया गया है। तो क्या यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है वो अपना आंसर से मैच कर लीजिए। यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी, जो जांग की हड्डी जो होती है वो मानव के शरीर का सबसे बड़ा हड्डी होता है। जांग की हड्डी, कभी कभी इसको फीमर भी कहा जाता है। ठीक है, अब ऑप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा आपको, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो जांग की हड्डी क्या होती है? सबसे बड़ी हड्डी है मानव शरीर का। तो आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि सोने का सूत्र क्या है? तो यानी कि आपको याद रखना है सोने को इसमें से क्या कहा जाता है, AU, AC, CO या फिर CU कहा जाता है। कभी कभी जो सिंबल दिया रहता है, सिंबल से भी आप लोगों को क्वेश्चन ये देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो आपको सिंबल भी याद रखना है। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं आंसर बता रहा हूँ, अपना आंसर से मैच कर लीजिए। यहाँ पर सोने का सूत्र जो है ये AU है। देखो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में कई बार पूछ दिया गया है, कई बार SSC में ये सब क्वेश्चन आ चुका है, ये सब क्वेश्चन तो आप लोगों को याद होना ही चाहिए। तो चलो यहाँ पर AU जो है सोने का ये सूत्र है। अब आगे आ जाइए। अगला जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है कि दही खट्टा की उपस्थिति के कारण होता है। दही जो खट्टा होता है कौन से एसिड की उपस्थिति के कारण होता है, इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है तभी ये खट्टा होता है? तो यानी कि आपके सामने में 3 एसिड का नाम दिया गया है। अगर तीनों एसिड में से आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है तो आप नन ऑफ दी चुन सकते हैं, लेकिन आपको देखना है आंसर करने से पहले। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि आप एग्जाम में बैठे हैं तो कभी आप धड़बड़ा के आंसर मत करिएगा। यानी दही जो खट्टा होता है ये आंसर मैच कर लीजिए अपने आप का। ठीक है, तो यहाँ पर दही खट्टा होने के कारण क्या होता है? तो लैक्टिक एसिड के कारण लैक्टिक एसिड पाया जाता है, इसीलिए दही खट्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू मक्खी द्वारा नहीं फैलने वाला रोग कौन सा है? यहाँ पर गौर से देख लीजिए। यहाँ पर जो घरेलू मक्खी होता है वो इनमें से कौन सा रोग नहीं फैलाता है? क्या हैजा है, पेचिस है, डेंगू बुखार है, या इनमें से कोई नहीं? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, क्या है? ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट आंसर है कि डेंगू बुखार जो होता है ये मच्छर के द्वारा फैलता है। तो यानी कि घरेलू मक्खी का इसमें कोई काम नहीं है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डेंगू फीवर। अब देखिए यहाँ पर
नहीं है। यहाँ पर कभी कभी आपको देखने में मिस्टेक हो जाता है, मिस्टेक कर लेते हैं बच्चे। घरेलू मक्खी के द्वारा नहीं फैलने वाला रोग कौन सा है, तो यानी डेंगू बुखार जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे आ जाइए, अगला जो क्वेश्चन है कंप्यूटर का क्वेश्चन यहाँ पर है कि देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, देखिए यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या ये, या वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है आपका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कि ये क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसमें कि हम लोग एप्लीकेशन टाइप करते हैं हम लोग, ठीक है, जो राइटिंग जो लिखने का जो होता है, डॉक्यूमेंट तैयार करने का, किसी को कुछ इसमें टाइप करने के लिए क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम प्रयोग किया जाता है, जिसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहा जाता है। ठीक है, आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी ग्राफिकल फाइल नहीं है। ग्राफिकल फाइल मतलब देख सकते हो क्या है, ये जब सभी देख रहे हो आप, ये क्या है, एक एक्सटेंशन है। क्या ये एक एक्सटेंशन है, तो एक्सटेंशन क्या होता है, फाइलों की पहचान के लिए होता है। यहाँ पर तो देखो .gif, .bmp, .jpg और .txt। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो तीनों प्रकार है, GIF, BMP और JPG, ये आप सभी कहाँ मिल जाएगा, फोटो के नेम के बाद मिल जाएगा, एक्सटेंशन नेम, फोटो नेम के बाद एक्सटेंशन, यानी कि ये सभी क्या है, ग्राफिकल फाइल है। लेकिन जब आप .txt देख रहे हो, ये एक टेक्स्ट फाइल का क्या है, ये टेक्स्ट फाइल का ये आपका एक्सटेंशन होता है, तो टेक्स्ट फाइल है ये। और लेकिन आपका ये जिफ है, GIF है, BMP है और JPG है, ये सभी क्या है, आपका ग्राफिकल फाइल का ये एक उदाहरण है। तो यानी कि आपका आंसर जो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा .txt। ठीक है, अब आगे बढ़ जाओ, अगला क्वेश्चन है लेजर प्रिंटर का रिजोल्यूशन को में वर्णित होता है। अब देखिए लेजर प्रिंटर का जो रिजोल्यूशन होता है वो किसके द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है, यानी कि DPI के द्वारा, या फिर LPM के द्वारा, या PPM के द्वारा। अगर आप तीनों मैच नहीं कर रहा है आपका आंसर, तो आप इनमें से कोई नहीं चुन सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्टली आपको क्लास में फोकस रखना है, आपको बिल्कुल क्लास में फोकस रखना है। तो यानी कि यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, कि लेजर प्रिंटर का रिजोल्यूशन जो किसमें होता है, DPI में वर्णित होता है या डिस्क्राइब किया जाता है। DPI में कभी कभी आपको DPI का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। DPI इसका क्या होता है, डॉट पर इंच होता है। क्या होता है, डॉट पर इंच इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये भी आपको याद रखना जरूरी है। आगे आ जाओ, अगला जो क्वेश्चन है, कट, कॉपी और पेस्ट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है। कट, कॉपी और पेस्ट के लिए कौन सा मेन्यू को सेलेक्ट किया जाता है, विच मेन्यू इज सेलेक्टेड फॉर कट, कॉपी एंड पेस्ट। तो यानी कि 4 ऑप्शन दिया गया यहाँ पर, फाइल में क्या पाया जाता है, कट, कॉपी, पेस्ट, या फिर टूल्स में, या फिर एडिट में, या फिर सभी में पाया जाता है। आप देख लीजिए यहाँ पर, गौर कर लीजिए। तो यानी कि कट, कॉपी, पेस्ट जो होता है, ये आप इसका आंसर करना है और इस आंसर से मैच कर लीजिए कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है, ये एडिट मेन्यू में पाया जाता है। एडिट मेन्यू में कट, कॉपी, पेस्ट पाया जाता है। जब भी आप वर्ड खोलोगे, एक्सेल वर्ड खोलोगे, तो सभी में आपको क्या मिल जाएगा, एडिट में मिल जाएगा, कट, कॉपी, पेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे आ जाओ, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्या यूनिक्स है, लिनक्स है, या फिर नॉर्टन है, या फिर मैक है। तो यानी कि देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि OS भी कहा जाता है, इसमें से कौन सा नहीं है, तो यानी कि आपका आंसर मिल गया होगा। तो यानी कि आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, ये नॉर्टन। नॉर्टन क्या है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ये क्या है, ये एक एंटीवायरस है। क्या ये एंटीवायरस है आपका नॉर्टन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब आगे आ जाओ, अगला जो क्वेश्चन है मैथमेटिक्स क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 300 है। यानी कि देखिए, यानी कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 300 एंड उनका अंतर, और उसका अंतर जो है 150 है। देयर डिफरेंस इज 150, फाइंड द नंबर्स। देखिए ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आप अलग तरीके से भी कर सकते हो। एक संख्या को आप x मान लो, दूसरी संख्या को y मान लो। अब देखो योग दिया गया है तो x प्लस वाई बराबर कर लो, और अंतर दिया गया है तो x माइनस वाई बराबर में कर लो 150, 300। अब देख लो यहाँ पर ऐसे इसको सॉल्व कर लो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 करके। इसमें आप क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन इसमें आपको
टाइम लगेगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन का जब भी बनाओगे आप, तो आप ऑप्शन का ही हेल्प लेना, जब ऑप्शन में आपको 2 नंबर दिया हो। तो आप देखो, जब बोल रहा है योग 300 है, देखो यहाँ पर दोनों को जोड़ोगे 300 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन उसका अंतर भी 150 आना चाहिए। जब इसको घटाओगे तो 150 नहीं आएगा, तो ये गलत हो गया। आपका ये भी गलत है कि योग तो पहले से ही आप देख सकते हो 300 से ज़्यादा है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन सी में आ जाओ, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको 300 हो जाएगा, और दोनों के घटाओगे 225 और 75 को, तो आपको 150 मिल जाएगा। यानी कि आपका एक क्वेश्चन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि ऐसे क्वेश्चन को जब भी बनाओगे तो आप ऐसे ही बनाना, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 5 पुरुष या 9 महिलाएं किसी कार्य को 19 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 3 पुरुष और 6 महिलाएं समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो एक क्वेश्चन गौर से कर लीजिएगा, यहाँ पर या दिया गया है, क्या दिया गया है, या दिया गया है और दिया गया है। क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ मिस्टेक मत करिएगा, ये अलग होता है और ये अलग होता है, ठीक है, समझ में आया ना। देखो यहाँ पर या है यहाँ पर, और यहाँ पर ये क्या है, और है, यहाँ पर दोनों अंतर है। यानी कि 5 पुरुष करे या फिर 9 महिलाएं करें तो 19 दिन लग जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्या कर लो, या तो सभी को आप सभी महिलाएं को पुरुष बना लो, या फिर सभी पुरुष को महिलाएं बना लो, बात एक ही आएगा आपका लास्ट में आंसर। तो देखो मैं करता हूं कि देखो 5 पुरुष यानी कि मेल मैं कर देता हूं, 5 मेल बराबर में 9 महिलाएं, डब्ल्यू कर देता हूं, यहाँ पर वुमेन कर देता हूं। देखो मैंने दोनों बराबर क्यों कर दिया, क्योंकि देखो 5 पुरुष करे या फिर 9 महिलाएं करे, कार्य तो 19 दिन में खत्म होता है। यानी कि दोनों 5 महिला के बराबर में, 5 मर्द के बराबर में, यानी कि पुरुष के बराबर में 9 महिलाएं यहाँ पर है, ठीक है। देखो 5 मेल बराबर में 9 वुमेन है यहाँ पर, तो 1 मेल बराबर मैन बराबर में कितना हो जाएगा, तो 9/5 वुमेन हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लो, बाद में 3 पुरुष है और 6 महिलाएं हैं, तो मैं 3 पुरुष को क्या कर बना दूंगा, मैं इसको महिला बना दूंगा। तो महिला महिला का मैं दोनों ऐड कर दूंगा। तो अब देखो 1 मैन बराबर में कितना है, इतना वुमेन है यहाँ पर, तो 3 मैन, 3 बराबर में कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना बढ़ जाएगा ना, 9/5 गुना में 3 कर लीजिए यहाँ पर, 9 या 27/5 वुमेन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आप गौर से कर लीजिए, देख लीजिए कि 27/5 क्या है, वुमेन। ये तो आपका इतना 3 पुरुष बराबर में है ना, 3 पुरुष और 6 महिलाएं हैं, तो मैं इसको महिला इसमें जोड़ देता हूँ 6। अब दोनों बटा में 1 कर लीजिए, दोनों ऐड कर लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 5, 6 पंचे 30 और 30 और 27 37। यानी इसको सॉल्व करने के बाद आपको कितना हो जाएगा, 57/5 वुमेन हो जाएगा। क्लियर यहाँ पर हो गया। यानी कि 3 पुरुष और 6 महिला बराबर में, अगर महिला में ही दोनों को करेंगे अगर हम, तो इतना महिला हो जाता है। अब गौर कर लीजिए यहाँ पर एक फार्मूला मैंने बताया होगा पहले भी कि M1 D1 बराबर में M2 D2। इसका मतलब क्या हुआ, पहले कितना आदमी था तो कितने दिन लगते थे, अब कितना आदमी हो गया तो कितने दिन लगेंगे। अब यहाँ मैन कितना, आदमी पहले कितना है, अब देखो सभी को मैंने महिला बना दिया है, तो आपको इस प्रूफ से कोई मतलब नहीं है, इस प्रूफ से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर याद दिया गया है, तो 9 महिलाएं, यानी पहले कितना आदमी था, तो अब 9 महिलाएं था, गुना करके D1 यानी दिन कितना 19 दिन लगता था, तो मैंने यहाँ पर 19 कर दिया यहाँ पर, तो 9 गुना में 19 बराबर में M2 और D2 यहाँ पर है। अब आदमी कितने हो गए हैं, अब देखो 3 पुरुष और 6 महिलाएं के बराबर मैंने कितना कर दिया था 57/5, तो 57/5 गुना में कितना हो जाएगा। अब दिन कितने लगेंगे मुझे मालूम नहीं है, तो मैं दिन को D बना के छोड़ देता हूँ, वही आपको पता करना है। अब देखो क्वेश्चन बटा में 1 कर लो। अब देखो काट लो यहाँ पर 19 तिया 57, ऊपर ऊपर काट सकते हैं, और 3 से काट दो, 3 तिया में 9। अब कोई नहीं कटेगा ना। अब नीचे में कितना है 5 है, ऊपर में 3 है, तो कितना हो जाएगा 3/1 बराबर में D/5 हो जाएगा। अब देखो 5 से गुना ऐसे गुना कर दो, तो D को 1 से गुना करो कितना हो जाएगा, ये 1D रहेगा, और यहाँ पर 5 तिया में 15। यानी कि अब कितने दिन लग रहे हैं, तो केवल 15 दिन लग रहे हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। क्लियर। यहाँ देखो जब मैं यहाँ समझाया हूँ तो आपको टाइम लगा है, लेकिन ये में टाइम बिल्कुल लगता नहीं है, बस आपको सॉल्व करना है इसमें आपको, तो कोई इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैंने समझाने के लिए आपका टाइम इसलिए दिया है ताकि इसका कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। आगे आ जाओ, अगला जो क्वेश्चन है
कमरे की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है, तो यदि चारों दीवारों पर 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराना हो तो कुल व्यय कितना होगा। तो पहले इसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, आपको उसको निकालना है। ठीक है, दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा उसको निकालना है। उसके बाद आपको उतना से गुना कर देना है मीटर स्क्वायर से। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पर दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बताया कितना है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 2h इंटू में l प्लस में b होता है। इसको आप कभी कभी ऐसे देखने के लिए मिल जाएगा फॉर्मूला कि l प्लस में b इंटू में 2h। बात एक ही हुआ ना यहाँ पर, यानी कि h कितना है, तो हाइट है, लंबाई है और ये चौड़ाई यहाँ पर है। तो 2 इंटू में h कितना दिया गया है, तो 5 दिया गया है, 5 कर लो यहाँ पर। l कितना दिया गया है, लंबाई लेंथ, तो यहाँ 6 मीटर है तो 6 कर लो यहाँ पर। प्लस में चौड़ाई कितना है, यानी कि ब्रेथ कितना है, तो यानी कि 10 है, तो 10 से गुना कर दो यहाँ पर। 5 दूना में 10 इंटू में 6 और 10 16, यानी कि गुना कर दो 16, यानी कि अब कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 160 यहाँ पर हो गया, 160 मीटर स्क्वायर हो गया क्या, क्योंकि इन दोनों को जोड़ोगे तो मीटर ही रहेगा और ये मीटर है, मीटर 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 स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर का दिया गया है यहाँ पर 10 रुपया दिया गया है। टोटल इसका एक्सपेंस कितना हो जाएगा, टोटल एक्सपेंस इसका हो जाएगा 160 मीटर स्क्वायर गुना में 10 कर लो, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का इतना है तो 160 मीटर कितना हो जाएगा, तो 1600 रुपया क्या निकल जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। ये क्लियर यहाँ पर हो गया। यहाँ पर तो इसमें फॉर्मूला आपको याद क्या रखना था कि आपका दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा दीवारों का क्षेत्रफल। क्लियर यहाँ पर हो गया। आगे आ जाओ, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, एक गांव में स्त्री और पुरुष का अनुपात 6:4 है। यदि दोनों की कुल संख्या 1200 है तो प्रत्येक की अलग अलग संख्या क्या होगा। अब देखिए दोनों मिलाकर, स्त्री और पुरुष मिलाकर 1200 दिया गया है, तो यानी कि अब यहाँ पर देख लो, तो यानी कि अब पहले स्त्री दिया गया है तो स्त्री संख्या इतना है और पुरुष संख्या कितना है 4 है। अब देखो यहाँ पर 4 से 10, यानी कि अब पहले मान लूंगा मैं वुमेन का संख्या कितना निकल जाएगा, 1200 दोनों का है ना, 1200 में से 6 के भाग किसका है, तो स्त्री का है, और दोनों मिलाकर 6 4 10 बटा में कर दो यहाँ पर। अब यहाँ काटो कितना हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 120 सके 12 72 720 कितना निकल जाएगा आपका वुमेन स्त्री निकल जाएगा, और मैन कितना निकलेगा, तो 1200 का 4 बटा में 10, क्योंकि दोनों देखो 10 में से 4 भाग है ना इसका पुरुषों का, तो काट दो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 12 48 700 480 480 और 720 किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। देखो यहाँ पर आपको क्लास पर फोकस करना है, बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, और मेरे आंसर करने से पहले आपको करना है। देखो जीके में आप नोट बना सकते हो, देखो नोट जरूर बनाना आप लोग, और इसको आपको दोहराना जरूर है आपको, ठीक है। और जब मैं मैथ बनाता हूं तो मैथ में आपको मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोग अपने तरीके से सॉल्व करिएगा, और मेरे आंसर करने से पहले आप लोग आंसर जरूर करिएगा। जब तक मैं सॉल्व करता हूं उससे पहले आप लोग सॉल्व करके आंसर कीजिएगा, क्योंकि मैं सॉल्व करता हूं, मैं समझा करता हूं, आपको बस आंसर निकालना है, ठीक है। इतना जरूर करिएगा, तभी आपको इसका फायदा मिलने वाला है, ठीक है। और क्लास अच्छा लग रहा है तो अभी तक में आपने लाइक नहीं करा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए लाइक से हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है। लाइक ये हुआ कि आप लोगों को अच्छा क्लास लगता है तभी आप लाइक करते हैं, इसीलिए लाइक जरूर करिएगा। और सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी आप जरूर करिएगा, और क्लास देखने के बाद एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। इतना जरूर कर सकते हैं आप लोग, एक शेयर जरूर करना आप लोगों को। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक संख्या को उसके 2/3 मान में जोड़ दिया जाता है, यानी संख्या को उसी के 2/3 के मान में जोड़ने पर आपको 35 मिलता है, तो संख्या क्या है। तो यानी कि आपको यहाँ पर जो क्या करना है, संख्या मान लेना है। संख्या कितना है, x मान लेना है आपको। अब x में क्या जोड़ा जाता है, x का 2/3, यानी कि 2 बटा में 2x बटा में 3, यानी कि देखो x का, देखो ये x है, x का 2 बटा में 3 करोगे, यानी 2x बटा में 3 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, x प्लस में 2x बटा 3 बराबर में 35 हो जाएगा। कुछ बटा में 1 कर लो, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 3, या 3x प्लस में 2x बराबर में 35 बटा में 1 कर लो, 3 2 5x, 5 बटा में 3 बराबर में 35 बटा में 1, 3 यहाँ पर है, अब इनसे गुना कर लो,
5 सत्ते 35 और 7 या में 21, तो एक्स बराबर में कितना निकल गया? 21 निकल गया। एक्स बराबर में 21 निकल गया, तो ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। देखो मैंने इतना सॉल्व करने के लिए इतना मैं लंबा मैंने ले लिया, लेकिन आपको इतना चीज मन में ही करना है, आपको इतना चीज मन में करना है, आपको डायरेक्टली निकल जाएगा आपको। बाद बाकी देखो जिस तरह से मैं बना रहा हूँ, एग्जाम में टाइम का तो कभी दिक्कत होगा नहीं, बस आपको ध्यान रखने की जरूरत है, और कंसेप्ट जहां तक हो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे आ जाओ। अब देखो इसको सॉल्व करना है आपको। देखो आपका जो स्क्वायर रूट में दिया गया है आपको सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले आपको लास्ट से सॉल्व करना है आपको। देखो इसको सॉल्व करोगे, इसको बाहर निकालोगे, स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे, यानी 5 का वर्गमूल, यानी इसका वर्गमूल क्या है? 5 है, तो 5 इसका आ जाएगा, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा, तो 11 और 5 कितना हो जाएगा? 16। रूट अंडर में कितना हो जाएगा? 16। जब इसको आप स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आ जाएगा? 4। यानी इतने बराबर में कितना आ जाएगा? ये 4 आ जाएगा, तो 12 4 16, यानी कह सकते हैं रूट अंडर में कितना हो जाएगा? 16। फिर जब बाहर निकालोगे तो ये 4 निकल जाएगा ये। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। क्लियर यहाँ पर हो गया ना आपका? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अब आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक पिता अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है, लेकिन 5 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र से 3 गुना रह जाती है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। अब एक पिता अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है। अब देखो यानी कि मैं मान लेता हूं कि पुत्र की आयु यहाँ पर कितना है? पुत्र की आयु मैं मान लेता हूं कितना है? x वर्ष है। तो पिता की आयु कितना हो जाएगा? पिता की आयु 20 वर्ष बड़ा है ना, तो x प्लस में 20 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है? लेकिन 5 वर्ष बाद, अब 5 वर्ष बाद कर रहा है, तो पिता का उम्र भी 5 वर्ष बढ़ेगा और पुत्र का उम्र भी 5 वर्ष बढ़ेगा। तो मैं करता हूँ x में +5 कर देता हूँ, पुत्र में मैंने 5 वर्ष बढ़ा दिया, इधर मैं दोनों बराबर कर देता हूँ, और x प्लस में 20, इसमें भी मैं 5 ऐड कर देता हूँ। ठीक है, 5 वर्ष पश्चात क्या होता है? अपने पुत्र से 3 गुना रह जाता है। पुत्र का आयु ये है ना, अपने पुत्र का क्या हो जाता है? 3 गुना। 3 मैंने इसमें गुना कर दिया। अब देखो, अब गुना करो, ये कितना हो जाएगा? 3x प्लस में 5 या 15 बराबर में x तो रह जाएगा ये, और 20 + 5 यानी कि 25 हो जाएगा। इसमें तो गुना किया रहना जाएगा क्योंकि प्लस यहाँ पर है, यहाँ तो गुना था तब मैंने इसमें गुना किया था। अब इसको आप इस तरफ लाओगे तो कितना हो जाएगा? 3x इधर प्लस में है, इस तरफ माइनस में आ जाएगा, घट जाएगा, तो 3x में से 1x घटाओगे, यहाँ पर कितना बचाएगा? 2x बच जाएगा। और ये प्लस में है, इस तरफ प्लस को लाओगे यहाँ पर, यानी प्लस में है तो इस तरफ माइनस में आ जाएगा, तो 25 में से 15 घट जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा। अब यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा? यानी कि 2 से काट 2 पंचे 10, यानी 5 हो जाएगा। क्लियर यहाँ पर 2 पंचे 10, यानी कि x बराबर में 5 बन गया। यानी कि x क्या माना था हमने? तो x माना था हमने पुत्र का आयु, तो पुत्र का कितना हो जाएगा? 5 वर्ष हो जाएगा, और पिता कितना? उससे 20 वर्ष बड़ा था, तो 5 में आप 20 ऐड कर दीजिए, यानी कि 25 वर्ष। यानी कि उसका पिता का उम्र हो जाएगा 25 और पुत्र का उम्र 5 है, जो कि ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ पर हो गया। आगे आ जाओ। एक व्यापारी ने दो रेडियो 960 रुपया में खरीदे, और उसने एक रेडियो 15% हानि पर तथा दूसरा 19% लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो का सामान्य मूल्य पर बेचा गया हो, यानी दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? बराबर ही है, तो उसके प्रत्येक का क्रय मूल्य कितना है? अब देखिए, दोनों रेडियो का क्रय मूल्य यहाँ पर है, और यानी दोनों का बेचने का मूल्य क्या है? दोनों बराबर ही है। तो मैं मान लेता हूं, देखो अब देखिए यहाँ पर 960 रुपये दोनों का है, तो मैं मान लेता हूं कि पहला रेडियो का कीमत कितना है, यानी कि पहला रेडियो का क्रय मूल्य कितना है? x रुपया है। ठीक है, तो दूसरा रेडियो का मूल्य कितना हो जाएगा? दूसरा रेडियो का जो मूल्य हो जाएगा ये 960 माइनस में से x कर दीजिए। ऐसा क्यों करेंगे पता है ना आपको ना? क्योंकि ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि दोनों का मूल्य यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर तो एक का मैंने x मान लिया, तो दूसरे का कितना? इसमें से घटा दूंगा, दूसरे का मूल्य निकल जाएगा। अब क्या कह रहा है कि एक पर उसको 15% की हानि हुई और दूसरे पर इतना % का लाभ हुआ, और दोनों का क्रय क्या है? सेलिंग प्राइस जो है सामान्य मूल्य पर बेचा गया है। दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? बराबर है। देखो, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? जब कॉस्ट प्राइस दिया हो तो
तो देखो जब सेलिंग प्राइस निकालना हो, सेलिंग प्राइस दोनों बराबर है, सेलिंग प्राइस यानी कि कॉस्ट प्राइस इंटू में 100 बटा में क्या करिएगा 100 प्लस माइनस लॉस या फिर प्रॉफिट परसेंट। देखो प्लस माइनस मैंने क्यों कर दिया, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे और लॉस होगा तो माइनस करेंगे। यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ, देखो दोनों का विकर्ण बराबर है, तो पहले का x है, x पर क्या हुआ हानि हुआ ना, x पर हानि हुआ 15% का, तो x गुना में 100 तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ 100 यहाँ पर है तो 100 यहाँ पर हो जाएगा, और 100 माइनस में कितना पड़ेगा 15 करना पड़ेगा। क्यों करेंगे 15, क्योंकि यहाँ पर हानि हुई है तो माइनस करना है आपको। पहला का विक्रय मूल्य बराबर में दूसरा का विक्रय मूल्य 960 माइनस में x बटा में दूसरा पर लाभ हुआ है, यानी कि 100 प्लस में 19 कर दीजिए आप, ठीक है। यानी कि अब 100 गुना में x इतना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर x गुना में 100 बटा में यानी 85 85 हो जाएगा, और बराबर में 960 माइनस में x बटा में कितना हो जाएगा 119 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर काटिए 17 पंजे 85 और 17 सते 119, क्लियर यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर आप देखो नीचे नीचे मैं काट दिया, मैंने यहाँ पर कट रहा था, तो अब 7 से गुना कर दीजिए इतना में और 5 से गुना कर दीजिए इतना में। अब देखो 7 से गुना करेंगे तो 100x यहाँ पर है, तो 100 सते 700x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 700x हो जाएगा, बराबर में 960 को 5 से फिर माइनस को x को 5 से गुना करना है, 960 को 5 से गुना करोगे तो 0 यहाँ हो जाएगा 0, 56 30 का 0 और 9 5 45 और 3 48, 4800 माइनस में 5x, ठीक है, क्लियर यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर इसको इस तरफ लाओगे कितना हो जाएगा, इसको इस तरफ लाओगे आप तो आप इसको प्लस में आ जाएगा ये, तो यानी कितना हो जाएगा ये 5x यानी कि 705x, 705x बराबर में 4800। अब x बराबर में कितना हो जाएगा 4800 बटा में 705। देखिए मैंने एक यहाँ पर गलती कर दिया था, क्योंकि देखो यहाँ पर ये तो विक्रय मूल्य गुना में 100 करना था मुझे, क्रय मूल्य गुना में 100 करना था, तो मैंने 100 मैंने करा नहीं था, तो मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ गलत कहीं पर हो रहा है, मैंने यहाँ पर 100 करना छोड़ दिया था। देखो यहाँ पर 100 से दोनों कट जाएगा यहाँ पर ना, अब ये यहाँ से हटा दो, ये वाला यहाँ से हटा दो, आप इसको यहाँ से हटा दो, इसको काट दो। देखो मैंने इतना लंबा कर दिया था, यहाँ पर इतना बड़ा अमाउंट नहीं आना चाहिए था यहाँ पर। देखो यहाँ पर तो 100 से दोनों कट गए यहाँ पर, अब क्या बचा है यहाँ पर, यहाँ 7x, देखो यहाँ पर 7x, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पर ये हो जाएगा 7x बराबर में ये हो जाएगा देखो 960 गुना में 5 यानी कि 4800 माइनस में 5x। अब यहाँ पर इस तरफ से लाओगे तो 7x इस तरफ माइनस में इस प्लस में आ जाएगा, तो 12x बराबर कितना हो जाएगा 4800, ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा 4800 बटा में 12, तो 12 चौका में 48 यानी x बराबर में 400, ठीक है। तो 400 निकाल कर निकल गया आपका क्रय मूल्य, निकल गया एक का 400 को निकल जाएगा, और दूसरे का कितना निकल जाएगा, दूसरे का 560 निकल जाएगा, तभी 960 ना, तो एक का x बराबर में x निकल गया 400 और दूसरे का कितना निकल जाएगा 960 माइनस में 400 कितना हो जाएगा तो 560। क्लियर यहाँ पर होना है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया। देखो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक मैंने कर दिया था, तो मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। देखो आप भी बनाओगे इसको पता चल जाएगा, मेन इसका इतना आपको करना था आपको, ठीक है। इतना करने के बाद सॉल्व इसको जैसे कर लीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो डी निकल गया आपका आंसर। आगे आ जाओ, एक 10 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर ईंटे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू में LB, ठीक है, प्लस BH प्लस HL, ये दिया गया है फार्मूला में, ठीक है। यानी कि ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला याद जरूर याद रखना है आपको। देखो मैंने सोल्यूशन में फार्मूला ही मस्ट होता है। अब 2 इंटू में LB, L कितना दिया गया है 10 4 10 का में 40 कर लीजिए, प्लस में BH यानी कि 4 3 में 12 कर लीजिए यहाँ पर, प्लस में HL यानी कि 3 गुना में 10 यानी कि 30 कर लीजिए यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 40 30 70 82, 2 गुना में 82 बराबर में कितना हो जाएगा 164 वर्ग सेंटीमीटर या मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग
सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ये दिया गया है, सी में दिया गया है। क्लियर यहाँ पर हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि आपका फॉर्मूला यहाँ पर क्या था, फॉर्मूला आपका ये था। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तो वह कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर गौर करिए, यहाँ पर अगर 6 वर्ष में दुगुना तो टाइम कितना निकल गया, यहाँ पर टाइम निकल गया आपका यहाँ पर 6 वर्ष। ठीक है, 6 ईयर निकल गया आपका। और यहाँ पर SI कितना निकल जाएगा, देखो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ P यानी कि मूलधन कितना था, 1 था। तो इसका जो आपका 6 वर्ष में दुगुना हो जाता है, यानी कि SI कितना बन जाएगा, देखो SI नहीं, इसका टोटल जो 1 तो था ही, और 1 इसका SI यानी कि ब्याज 1 रुपया निकल जाएगा, तभी ना 1 1 करके 2 गुना हो जाएगा ना। देखिए मैं मान लेता हूँ मूलधन 1 है और ब्याज 1 रहेगा, तभी तो इसका 2 गुना हो जाएगा। 1 के बराबर 2, मूलधन 1 तो इसका 2 गुना बन गया, 2 बन गया। तो यानी कि इसका SI भी कितना निकल जाएगा, इसका SI भी जो निकलेगा आपका, SI भी जो निकलेगा वो 1 निकल जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो रेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट का जो फॉर्मूला होता है SI इंटू में 100 बटा में P इंटू में टाइम, प्रिंसिपल इंटू में टाइम। तो SI 1 और 100 बटा में 1 और टाइम दिया गया है 6, निकालोगे तो 100 बटा में 6 निकल गया आपका, रेट निकल गया, परसेंट निकल गया। आपको क्या निकालना है अब, यानी कि अब 4 गुना हो जाएगा। देखो आपको एक चीज आपको देखो समझाने के लिए यहाँ बता दिया, तो एक चीज आपको ये भी याद रखना है, अगर मान लिया जाए अगर मूलधन दोगुना हो जाता है तो ब्याज निकलेगा 1, अगर मूलधन अगर 4 गुना हो जाएगा तो ब्याज निकलेगा 3, यानी इससे 1 कम कर दीजिएगा, वही ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मूलधन आपको 1 मानना पड़ेगा, तो 4 गुना कर दोगे 4 हो जाएगा, तो 4 में से 1 कम करोगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है आपको, यानी अब देखो मूलधन तो कितना है, P 1 ही है, P बराबर में 1 है, और यहाँ पर SI कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा, क्योंकि 4 गुना है 3 तो 3 निकल जाएगा SI। और आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, तो वह कितने वर्षों में टाइम निकलना है, और रेट तो पता ही है आपको 100 बटा में 6%। ठीक है, 100 बटा में 6%। आपको निकालना है, आपको टाइम निकालना है। टाइम बराबर में क्या निकल जाएगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो SI इंटू में 100 बटा में कितना निकल जाएगा, P इंटू में रेट। देखो SI दिया है 1, और देखो SI 1 और यहाँ पर 100 बटा में P दिया गया 1, और यहाँ देखो निकल जाएगा रेट कितना है, 100 बटा में 6, और यहाँ पर SI देखो SI 1 नहीं था, यहाँ पर SI 3 दिया गया था, यहाँ पर 3 देखो, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर करना है इसको। ठीक है, 3, अब 6 नीचे या 6 ऊपर चला जाएगा, यहाँ 3 गुना में 100 बटा में 100 बटा ऊपर में 6 निकल जाएगा, क्योंकि नीचे वाला ऊपर तक पहुँच जाता है। 100 से कट गया, यहाँ पर 18 निकल गया। 18 क्या निकल गया आपका, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो इसको मैं फिर से बता रहा हूँ, इतना आसान सा क्वेश्चन को इतना लंबा तरीके से नहीं बनाएंगे। देखो यहाँ पर इसको मैंने इरेज कर दिया यहाँ पर। अब देखो अगर इसका मूलधन यानी मूलधन 1 मान लेना है, और टाइम तो दिया ही आपको 6 वर्ष दिया गया है, और आपको ऐसा निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, ऐसा निकल जाएगा 1। अगर दुगुना बोलेगा तो आपको एक कम कर देना है आपको, तो ऐसा निकल जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ 4 गुना है तो यहाँ पर ऐसा निकल जाएगा 3। अगर 10 गुना बोलेगा तो ऐसा निकल जाएगा 9। इसको याद रख लीजिएगा आपको। ठीक है, आपको रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट का फॉर्मूला क्या होता है, SI इंटू में 100 अपॉन में P इंटू में टाइम। तो अब निकल SI 1 गुना में 100 बटा में P1 और 6 निकल जाएगा, तो 100 बटा में 6% क्या निकल गया आपका, रेट निकल गया। क्या निकल गया आपका, रेट निकल गया, इतना परसेंट। ठीक है, अब वही चीज़ परसेंट में यहाँ कर देता हूँ। देखो यहाँ पर थोड़ा लिखा नहीं रहा, यहाँ पर देखो लिखा नहीं रहा, देखो तो इतना रहने दीजिए अभी। ठीक है, अब यहाँ पर सब पेन काम करना बंद हो गया, आपको सॉल्व कर लीजिए, खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना रहने दीजिए, और जो भी क्लास आपके सामने में मिल रहा है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, और अग्निवीर के लिए क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। और क्लास अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
तो आज के लिए रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद, जय भारत।